आज हम मुस्लिम लॉ का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैरिज के मुस्लिम विधि में विवाह किस प्रकार किया जाता है। मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। Definition of marriage. Islamic marriage refer to all marriages that have been contracted between a Muslim male or Muslim female immaterial of their races and ages and have been witnessed by at least two male or two female. Generally, the marriage is solemnized by a Muslim male and it is immaterial whether the person who is solemnized the marriage is considered a qualified scholar of the Islamic law, has any form of qualification from any Islamic institute, of whether he sufficiently knew and understood the Islamic format of executing a marriage। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ में विवाह को निकाह कहा जाता है। मुस्लिम लॉ ने विवाह की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि मुस्लिम विवाह में एक मुस्लिम पुरुष के द्वारा मुस्लिम महिला के द्वारा संबंध वैवाहिक संबंध में बंधता है। इन संबंधों में बंधने के लिए दो विटनेसेस की आवश्यकता होती है। Muslim marriage is a legal procedure by which the sexual intercourse or procreation and legitimation of children between man or woman is perfectly lawfully valid। मुस्लिम विवाह में जो निकाह का मूल उद्देश्य होता है वो यह होता है कि एक स्त्री व पुरुष में स्त्री और पुरुष के द्वारा जो संतान उत्पन्न हो वो धर्मत संतानें कहलाएं और उनको समाज में एक लॉफुल स्टेटस प्राप्त हो। मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग परमानेंट रिलेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑन द पार्ट ऑफ अ मैन और वुमेन। मुस्लिम विवाह में निकाह में मुस्लिम पुरुष व मुस्लिम महिला की स्वतंत्र सहमति होती है। मुस्लिम marriage is an agreement between man and woman based on Shariat principle, as a result of which mutual sexual relationship becomes legitimate parenting for obligation became enforceable। तो इन सब डेफिनेशन से हम ये समझे हैं कि मुस्लिम लॉ का विवाह करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि वैवाहिक संबंध के द्वारा जो संतान उत्पत्ति होती है उनको समाज में एक वैलिड स्टेटस मिले। डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। जस्टिस मोहम्मद ने कहा है, मैरिज अमंग द मोहम्मदन्स इज नॉट ए सैक्रामेंटल बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। महमूद जी कहते हैं कि जो मुस्लिम विवाह है वह पूर्णतः संविधान पूर्वक है। नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज की जो बहुत सारे मुस्लिम जूरिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी व्यूज़ दिए हैं। कुछ जूरिस्ट थे जो इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानते थे, कुछ जूरिस्ट थे जिन्होंने इसको रिलीजियस सैक्रामेंट माना। मुस्लिम मैरिज एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम विवाह संविधात्मक है। इसके क्या रीजंस हैं? फर्स्ट है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कुछ विधिवेताओं ने मुस्लिम मैरिज को सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मुस्लिम विवाह कॉन्ट्रैक्ट के सभी एसेंशियल एलिमेंट शामिल होते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का ये मानना था
कि जो भी मुस्लिम लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, क्योंकि जिस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस देते हैं, फ्री कंसिडरेशन होता है, फ्री कंसेंट होती है, कंसिडरेशन लिया जाता है, पार्टीज़ की सक्षमता देखी जाती है, इसीलिए मुस्लिम मैरिज की जो वैलिड कंडीशन है, मुस्लिम मैरिज की वैलिड कंडीशन और जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिड कंडीशंस हैं उनमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। जैसे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पार्टी प्रपोजल देती है तो दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, तब वह कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम विवाह में मुस्लिम पुरुष के द्वारा मुस्लिम महिला को प्रस्ताव दिया जाता है, फिर उस महिला द्वारा स्वीकृति दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये अपने काजी साहब हैं, ये मुस्लिम पुरुष की तरफ से महिला को प्रपोजल दे रहे हैं। और आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, जो मुस्लिम मैरिज मूवी में होती है तो जो पुरुष मुस्लिम है उसकी तरफ से फीमेल मुस्लिम को प्रपोजल दिया जाता है, और जब मुस्लिम पुरुष के द्वारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो वह कबूल है, कबूले ये शब्द बोल के उसको एक्सेप्टेंस देती है। सेकंड है फ्री कंसेंट। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी भी पार्टी को बाउंड नहीं किया जा सकता, कि जैसे ए है वो 20 किलो आम खरीद के रख लेता है, ठीक है, और वो अपने पापा से जो अपना बाग होता है, उनके घर का खुद एक बाग होता है, उसमें से वो 20 किलो उस बाग में से आम को तोड़कर अपने फ्रेंड सी को बेच देता है और अपने फादर को नहीं बताता। तो उसने किसी की कंसेंट नहीं ली है, तो वो चुपचाप मार्केट में जाता है और जो फल मंडी होती है उसमें जाके आमों को सी को बेच देता है, एक फल विक्रेता को। तो क्या होता है इसमें, उसने अपने जब उसने बेचा और फल विक्रेता ने खरीदा तो उन दोनों की फ्री कंसेंट थी, स्वतंत्र सहमति थी उसको लेने की, उसको खरीदने की। इसी प्रकार से जो निकाह होता है, निकाह में भी जो मुस्लिम मेल और मुस्लिम फीमेल होती है वो लोग फ्री कंसेंट देते हैं विवाह के लिए, उन पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। कंसिडरेशन जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है कि आम लिए, तो जब उस ए ने आम दिए तो बी के द्वारा उसे पैसे प्राप्त हुए तो प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जो मुस्लिम मैरिज है उसमें भी डोअर दिया जाता है, मतलब डोअर इज अ सम ऑफ मनी अदर प्रॉपर्टी promised by the husband to be paid or delivered to the wife in the consideration of marriage। कहने का मतलब ये है मुस्लिम विवाह में मुस्लिम पति के द्वारा पत्नी को धन की एवज में कुछ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा या प्रॉपर्टी दी जाती है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, संविदा में पक्षकारों की क्षमता का ध्यान रखा जाता है। यदि कोई संविदा कॉन्ट्रैक्ट माइनर की ओर से उसका अभिभावक करता है, वह माइनर जब मेजर हो जाता है तब वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब है कि ए, बी और सी। ए है, ए का जो बेटा है वो सी है, ठीक है, और बी, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि सी एक चाइल्ड है जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। ए को लीगल टेस्टामेंट्री गार्जियन नियुक्त किया गया है, और जो सी है, तो जो ये ए है वो सी के साथ जो इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो सी जो माइनर चाइल्ड है उसके वेलफेयर के लिए लीज पे देता है 5 साल के लिए, ठीक है। तो जब ये 5 साल के लिए लीज पे देता है, वो भी क्यों देता है, ताकि वह बच्चे की एजुकेशनल के जो भी खर्चे हैं उनको उठा सके, उसका अच्छे से वेलफेयर कर सके। तो जब ये चाइल्ड सी है मेजर हो सकता है तो ये जो लीज है वो इसको कैंसिल कर सकता है।
ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में क्या होता है, ऐसे ही मुस्लिम लॉ में होता है। मान लो मुस्लिम लॉ में जो विवाह की उम्र है वो 15 साल दे रखी है, तो मुस्लिम लॉ में अगर 15 साल से कम उम्र की बच्ची का या पुरुष का विवाह कर दिया जाता है तो मेजर होने पे वो लोग अपना विवाह तलाक में चेंज करा सकते हैं। एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम मैरिज के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। फर्स्ट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को मुस्लिम लॉ में इजबा कहते हैं, एक्सेप्टेंस को कबूल कहते हैं। प्रेजेंस, वन मीटिंग, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, साउंड माइंड एंड पॉवर्टी, गार्जियनशिप, फ्री कंसेंट, मेहर और डोअर और नो प्रोहिबिशन। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मुस्लिम लॉ की जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मुस्लिम विवाह की पहली शर्त ये है कि मुस्लिम पुरुष के द्वारा मुस्लिम महिला को प्रपोजल किया गया हो और मुस्लिम महिला द्वारा वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया हो। सेकंड है प्रेजेंस इन वन मीटिंग। ये देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मुस्लिम पुरुष है, मुस्लिम महिला है, तो ये सब लोग एक ही बैठक में बैठे हैं। काजी साहब जो भी मुस्लिम निकाह की फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरी कर रहे हैं। पार्टी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला ने एज ऑफ मेजॉरिटी प्राप्त कर ली हो। मुस्लिम विवाह में एज ऑफ प्योरिटी 15 साल है, चाहे निकाह हो, चाहे मेहर हो, चाहे तलाक हो। इनके लिए एक मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला की जो एज है वो 15 वर्ष होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के मामले में एज उनकी 18 वर्ष बताई गई है। अब है सक्षम पार्टी साउंड माइंड। हाँ, फिर ये है कैपेसिटी ऑफ पार्टी साउंड माइंड। विवाह के समय दोनों पक्षकार मतलब मुस्लिम मेल और फीमेल दोनों एज ऑफ प्योरिटी हो, साउंड माइंड हो और मुस्लिम हो। एक मुस्लिम विवाह के लिए आवश्यक शर्त ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों का मुस्लिम होना आवश्यक है। थर्ड, फ्री कंसेंट। मुस्लिम मेल और मुस्लिम फीमेल ने जो निकाह मैरिज है उसमें किसी भी प्रकार का जो मुस्लिम फीमेल के द्वारा जो एक्सेप्टेंस दी गई है उसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ना सहमति ना डरा कर ली गई हो, ना धमका के दी गई हो। इसी तरह कैसे मुस्लिम मेल ने जो प्रपोजल रखा हो वो भी बिना डर धोखा दबाव किसी भी प्रकार से दे, मतलब दोनों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए कि वो दोनों आपस में शादी के लिए तैयार होने चाहिए। मेहर और डोअर। मेहर और डोअर में क्या है, अपने हिंदू लॉ में तो क्या होता है कि हिंदी लॉ में क्या होता है कि कन्या पक्ष के पिताजी वर पक्ष को उपहार देते हैं, जबकि मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि पति के द्वारा विवाह की एवज में पत्नी के नाम कुछ धनराशि व प्रॉपर्टी की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में ये कुछ एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसमें या तो वो कुछ अमाउंट दे रहा है मुस्लिम फीमेल को या फिर कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर रहा है। डोअर इज a sum of money or other property promised by husband to be paid or the deliver to the wife in consideration marriage. If the dower is not paid to the wife, she can refuse herself to husband when even can her husband for the recovery of dower in court. Dower is only a right of woman that no one can finish it. ये जो मेहर है ये मुस्लिम महिला का अधिकार है, इसको कोई छीन भी नहीं सकता। एक मुस्लिम
पति के द्वारा विवाह की एवज में पत्नी को कुछ अमाउंट दिया जाता है या फिर कोई प्रॉपर्टी उसके नाम की जाती है। नो प्रोहिबिशन रिलेशनशिप, जैसे इसमें पढ़ रहे हैं पर्सन विद हुम निकाह इज हराम, फुट ब्लड रिलेशन, हाफ ब्लड रिलेशन, यूरिन ब्लड रिलेशन, मिल्क रिलेशन और एडॉप्शन रिलेशन। ये सब रिलेशंस हैं जिनमें अगर विवाह किया जाता है तो वह गलत माना जाता है। जैसे सुन्नी लॉ है, सुन्नी विधि में जो विवाह किया जाता है, जैसे विवाह के समय चाहे मुस्लिम पुरुष हो चाहे महिला, अगर उसकी उम्र 15 वर्ष से कम है तो उस एवज में जो विवाह की सहमति होगी मुस्लिम फीमेल के द्वारा वो उसके फादर देंगे, ग्रैंडफादर देंगे, फर्स्ट फादर के रिलेटिव्स देंगे, सेकंड माता के रिलेटिव्स देंगे। शिया विधि में क्या होता है, शिया विधि में जो कंसेंट होता है वो अपने फादर और ग्रैंडफादर देते हैं, जबकि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 1920 के द्वारा जो विवाह के योग्य उम्र है उसे 21 वर्ष कर दी गया है और यह जो अधिनियम है वह मुस्लिम विधि पे भी लागू होता है, मुस्लिम हो। अब बात क्या आती है कि मुस्लिम मैरिज तब तक वैलिड नहीं मानी जाती कि जब तक वह मुस्लिम पक्षकारों के मध्य नहीं हुई हो। पति व पत्नी दोनों ही मुस्लिम होने चाहिए, चाहे वो किसी भी शाखा का हो। अगर एक पक्ष मुस्लिम हो और दूसरा मुस्लिम पक्ष का हो तो जो ऐसा विवाह है इंटर रिलीजियस मैरिज माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिए, सुन्नी पुरुष है वो अगर शिया महिला के साथ विवाह करता है तो जो ऐसा विवाह है वो वैलिड मैरिज माना जाता है। सेकंड, सुन्नी पुरुष के द्वारा किताबिया या गैर किताबिया महिला के द्वारा अगर विवाह किया जाता है तो ये इर्रेगुलर माना जाता है। शिया पुरुष के द्वारा किताबिया महिला या गैर किताबिया महिला के साथ विवाह किया जाता है तो यह विवाह वैलिड माना जाता है। फोर्थ, मुस्लिम महिला के द्वारा गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह अगर किया जाता है तो यह विवाह वॉइड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम पुरुष चाहे किसी भी शाखा का हो, चाहे सुन्नी का हो चाहे शिया का हो, उसकी जो मैरिज होगी या तो वैलिड होगी या इर्रेगुलर होगी या फिर इर्रेगुलर वैलिड होगी। जबकि अगर मुस्लिम महिला के द्वारा गैर मुस्लिम पुरुष के साथ विवाह किया जाता है तो वह पूरी तरीके से वॉइड हो जाएगी। अब किताबी महिला क्या होती है, यहूदी और क्रिश्चियन लेडीज़ के साथ जो विवाह होता था उन्हें किताबिया महिला कहा जाता था। इसका उल्लेख हमें इंडियन कोड में मिलता है कि किताबी महिला कौन होती हैं, यहूदी या क्रिश्चियन महिला होती हैं। विवाह कितने प्रकार का होता है, मुस्लिम विवाह 3 प्रकार का होता है, वैलिड मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज और वॉइड मैरिज। वैलिड मैरिज को हम सही मैरिज भी कहते हैं, इर्रेगुलर मैरिज को हम फासिद मैरिज कहते हैं और वॉइड मैरिज को हम बातिल मैरिज करते हैं। शिया और सुन्नी विवाह में, शिया व सुन्नी संप्रदाय में विवाह के अपने अलग प्रोविजंस हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि सुन्नी जो मैरिज है उसमें मुता विवाह को मान्यता नहीं मिलती, जबकि शिया विधि में मुता विवाह को मान्यता मिलती है। सुन्नी विधि में पिता व पितामह के अलावा अन्य लोग भी संरक्षक होते हैं, जबकि शिया विधि में ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो सुन्नी विधि है, सुन्नी शाखा के लोग हैं, सुन्नी पुरुष के द्वारा अगर जो विवाह सुन्नी संप्रदाय के लोग मुता विवाह को वैलिड मानते हैं, जबकि शिया संप्रदाय के लोग नहीं मानते। सुन्नी
संप्रदाय के लोगों में जो मुस्लिम महिला की संरक्षकता प्राप्त है, मतलब गार्जियनशिप प्राप्त है, वो फादर, ग्रैंडफादर, इसके अलावा उनके और रिलेटिव्स को भी प्राप्त है। जबकि शिया संप्रदाय में, जो शिया स्कूल है, उसमें से फादर और ग्रैंडफादर को मिली हुई है। सुन्नी विवाह में विवाह के समय 2 विटनेसेस की आवश्यकता होती है, जबकि शिया विधि में कोई विटनेसेस की आवश्यकता नहीं होती। सुन्नी विवाह में एक साथ अकेले रहने ही विवाह से पूर्व माना जाता है। शिया विधि में विवाह की पूर्णता के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स को माना जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सुन्नी विधि ये कहती है, सुन्नी संप्रदाय की मान्यता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, वो वैलिड मैरिज के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है। लेकिन जो शिया विधि वाले हैं वो मुस्लिम मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स को कंपलसरी मांगते हैं। सुन्नी विवाह में विवाह के 3 प्रकार होते हैं, वैलिड हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, वॉइड हो सकता है। जबकि शिया विधि में वैलिड और वॉइड मैरिज को ही मान्यता मिली हुई है। सुन्नी विवाह में एक सुन्नी पुरुष किसी गैर मुस्लिम से विवाह कर सकता है, जिसको हम किताबिया महिला कहते हैं। जबकि शिया पुरुष स्त्री दोनों ही किसी से विवाह नहीं कर सकते। सुन्नी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो किताबिया महिला, जैसे कि अपन पहले डिस्कस करता कि जो क्रिश्चियन और यहूदी हो उनसे विवाह कर सकते हैं, और वो विवाह या तो वैलिड होता है या इरेगुलर होता है। जबकि जो शिया संप्रदाय के लोग होते हैं वो किताबिया महिलाओं को जो विवाह करते हैं, पहली बात तो वो करते ही नहीं हो, और अगर विवाह कर भी लेते हैं तो वह विवाह वॉइड माना जाता है। एक सुन्नी मुस्लिम स्त्री को किसी गैर मुस्लिम से विवाह करने का कोई अधिकार नहीं होता। जबकि शिया संप्रदाय में मुस्लिम पुरुष किसी किताबिया या अग्नि पूजक पारसी लड़की से अस्थायी विवाह कर सकती है। आज स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा, तो कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो मुस्लिम मैरिज है उसमें जो मुस्लिम मैरिज है वो टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल पूर्वक है, और कॉन्ट्रैक्ट संविदात्मक है। इसका मेन क्या एम है कि एक मुस्लिम पुरुष व मुस्लिम स्त्री के द्वारा जो भी संतान उत्पत्ति होती है उनको समाज में लीगल स्टेटस देना उसका मेन पर्पस होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।